Hello, my dear champions. Welcome to the channel CBSC Knowledge Hub. I'm back with my another video which is related with explaining the most interesting chapter of science, which is force, friction, and pressure. Yes, this chapter will teach you about force, different effects of force, different types of force, friction, types of friction, pressure, daily life applications of pressure, pressure on fluids, atmospheric pressure, buoyant force. Okay, so just watch the whole video. It is going to be very supportive for you guys. So let's get started with the chapter, which is force. So any action which causes pull, hit or push on a body or object is called force. कोई भी ऐसा एक्शन जिससे हम जिससे कोई चीज़ खिंचती है या फिर किसी चीज़ को हम हिट करते हैं या फिर किसी चीज़ को हम दूसरी तरफ अपनी अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, किसी बॉडी और ऑब्जेक्ट को, उसे एक फोर्स कहते हैं. मतलब कोई भी एक्शन जिससे एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पुल होता है, पुश होता है, फिर हिट होता है. पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भेजना, हिट का मतलब जैसे कि हम लोग फुटबॉल को धक्का मारना है ना, धक्का मारना, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने बॉडी और ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ करा क्योंकि फिज़िक्स में बॉडी और ऑब्जेक्ट का मतलब सेम होता है, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ने मान लो अगर डिक्टेट कर रहे हैं तो उन्होंने अगर बॉडी बोल दी तो अब आपने गलती से ऑब्जेक्ट लिख लिया तो आप कहेंगे सर हमने तो ऑब्जेक्ट लिख लिया. तो वो दोनों ही सही होते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं. अब हम बात करते हैं फोर्स की यूनिट की. तो यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट की सबसे पहले बात करेंगे. अब एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक. तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है फोर्स की, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, न्यूटन. क्या होती है, न्यूटन. ये जो हमारे आइजैक न्यूटन थे साइंटिस्ट, इनके रिस्पेक्ट में रखा गया है फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक, जो कि एन से डिनोट करी जाती है. और जो सीजीएस सिस्टम में हमारी फोर्स की यूनिट क्या है, डाइन. और हमारा रिलेशन क्या है न्यूटन और डाइन का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपली लिख दीजिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. और आप तभी लिखेंगे जब एक नंबर का क्वेश्चन हो, उससे ज़्यादा का नंबर का हो तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन. 1 लाख भी बोल सकते हैं, बट साइंस में हम लोग जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उन पर पार लगा देते हैं, ठीक है, 10⁵, ठीक. अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब जो बेसिकली ज़ीरो होती हैं लास्ट में जिनमें. अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, देयर आर फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है. तो एक फोर्स, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और अगर वो रेस्ट पे स्टेशनरी है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलने लगेगा ना, मूव होने लगेगा ना. तो वही अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. सेकेंड, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और हमने उसको पकड़ लिया तो वो रुक जाएगा. तो ये भी बात ट्रू है कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये भी फोर्स का एक अफेक्ट ही तो है. अब थर्ड इफेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ठीक है. मान लो जो हमारी मम्मी हमारी मम्मी जो जब चपाती बनाती हैं तो जब वो उसको शेप देती हैं तो उसको शेप कैसे चेंज होता है, पहले तो वो बॉल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, फिर वो ऐसे बड़ा बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि मम्मी फोर्स लगाती हैं, रोलिंग पिन्स है ना. और वो साइज़, पहले वो छोटी सी बॉल होती है फिर वो बड़ी हो जाती है ना. क्ले का एग्जांपल ले लेते, क्ले से हम लोग फोर्स लगा के इतना कुछ बना लेते हैं. और पहले 2 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की मैंने एग्जांपल नहीं दी तो चलिए दे देते. मान लो कोई मतलब कॉपी रखी है ना, तो मान लो वो स्टेशनरी रेस्ट पे है और हमने उस पर फोर्स लगाया, वो चलने लगी, ठीक. ये एग्जांपल हो गया. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जांपल कोई मतलब हम लोगों ने बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बॉल फेंकी और फिर कैचर ने पकड़ ली, फील्डर ने पकड़ ली, तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया ना, क्योंकि फोर्स लगाई. अब फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. मान लो फुटबॉल का गेम चल रहा है, ठीक है,
तो आपको इधर ले जानी है गोल करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करनी है गोल करने के लिए, तो आपने फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर दी, और आपको स्पीड बढ़ानी तो आपने स्पीड भी बढ़ा दी। तो फोर्स कैन चेंज दी डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। एंड आई वॉन्ट द एग्जाम्पल ऑफ this effect of force. A force can change the direction and speed of a moving body. इसका मुझे एक और एग्जाम्पल चाहिए, मतलब आप लोग अपने अपने एग्जाम्पल्स देना कमेंट सेक्शन में, और जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा उसको मतलब जिसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स होंगे उसको शाउट आउट मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब बैलेंस्ड फोर्स, अगर मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है उस पर राइट में भी लेफ़्ट में मतलब सारी डायरेक्शंस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, अगर उनका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, मतलब सारी डायरेक्शन में दो डायरेक्शन होती है, एक ये वाली एक्स एक्सिस वाली होती है, एक वाई एक्सिस वाली होती है, तो एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है। तो जब हम नेट लगाते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि वो साइन उस डायरेक्शन का साइन हमारी जो वाई एक्सिस का साइन होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, मतलब एक्स एक्सिस का नहीं, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस का है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो तुम एक्स और माइनस एक्स की डायरेक्शन का जब हम लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं और वो अगर हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो मतलब नेट इफेक्ट जब फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका नेट इफेक्ट क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो उन फोर्सेस को हम लोग बैलेंस फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या होती हैं, बैलेंस फोर्स मतलब जब दोनों डायरेक्शंस में से इक्वल फोर्स लगता है तब बैलेंस फोर्स होती है, या फिर जब नेट इफेक्ट या फिर रिजल्टेंट जो आ रहा है फोर्सेस का जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही है अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो फोर्सेस हमारी क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अगर जो है नेट इफेक्ट सारी फोर्सेस का जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो जो हमारी फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब कितनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विच आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. Non-contact forces are divided into three subcategories, namely magnetic force, electrostatic force, gravitational force. कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो तब एक्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो फोर्स एक्ट करती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करती है। मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। मतलब मस्कुलर फोर्स जो होती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो कि तब रिजल्ट करती है, तब एक्शन में आती है जब हम लोग कोई काम मसल्स से करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर बॉडी। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो मेरी टाइप ऑफ फोर्स होती है जो क्या करती है, तो मतलब वो फोर्स होती है जो कि क्या करती है, मतलब कोई मोशन लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट में ना, उसको अपोज करती है दूसरी बॉडी पर, है ना, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज टाइप ऑफ फोर्स, है ना, आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेस which do not need any kind of physical contact. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती हैं जो कि जिन्हें किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है एक्शन में आने के लिए। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी हमने जैसे कि सब कैटेगरीज पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा लगती है, फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड वो फोर्स
जो कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा लगती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। और हमारी मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। आपको मैग्नेट्स के साथ खेलना पसंद भी है तो आपको पता होगा कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट भी करते हैं, और अगर पॉजिटिव के मैग्नेट्स हैं तो वो रिपल भी करते हैं। लेकिन आपके जो बॉक्सेस में जो मैग्नेट्स दिए जाते हैं वो पॉजिटिव माइनस दिए जाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स वेयर एज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। थर्ड टाइप ऑफ force which is gravitational force. The force with which earth attracts the object towards it is known as gravitational force. वो force जिससे अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उससे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। व्हाट इज फ्रिक्शन? इफ वी मूव और ट्राई टू मूव ओवर अ बॉडी, और एक बात बताते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, वो कभी रिपल्सिव हो ही नहीं सकती। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन नेचर, है ना। So, a friction. If we move or try to move over a surface or try to move a body over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and the surface. The resistance is called friction. This resistance is called friction, है ना। अगर हम चलते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो वो मोशन रेजिस्ट होता है, रोका जाता है एक बॉन्डिंग के द्वारा जो कि बॉडी और सरफेस के बीच में होती है, और इसी रेजिस्टेंस को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हम लोग चलते हैं तो जब हम लोग कम फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं मूव होता। क्यों नहीं मूव होता? वो फ्रिक्शन से नहीं मूव होता, और जब हमारे फोर्स फ्रिक्शन से बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है ना। अब हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। देयर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अभी आपने 8th में पढ़ी 3 ही फ्रिक्शन होंगी, बट अब आगे हायर क्लासेस में 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction is the friction which acts when a body tends to move over the surface of another body, but actually the motion has not yet started. ये तब किसी बॉडी पे एक्ट करती है जब एक ऑब्जेक्ट चलने को तैयार होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, लेकिन एक्चुअली मोशन चालू नहीं हुआ होता है. अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तब आती है, कब आती है? जब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर. नंबर सेकेंड हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है. जब एक बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द अदर बॉडी देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acting between two surfaces in contact and relative motion is called kinetic friction. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है, मूव करती है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है उन दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में होते हैं रिलेटिव मोशन में, उन्हें हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा होता है तो हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड फ्रिक्शन के बारे में, जो कि हमारी रोलिंग फ्रिक्शन. तो वो दिस फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली रोल ओवर अनदर बॉडी. तो जब एक बॉडी क्या होती है, रोल होती है दूसरी बॉडी के ऊपर, तब हमारी रोलिंग फ्रिक्शन आती है. फॉर एग्जांपल कार के टायर जब रोड के ऊपर रोल करते रोड के ऊपर चलते हैं तो हमारी रोलिंग फ्रिक्शन होती है. ठीक है, और जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तब होती है जब एक ऑब्जेक्ट जस्ट चलना स्टार्ट हुआ होता है. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब होती है जब हम लोग चलते हैं, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी चलती है ना. स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है. ठीक है, अब
what are the advantages of friction? There are many advantages of friction, but we will study some advantages of friction here, है ना. तो we walk easily on the ground due to friction. हम लोग देखो ग्राउंड में चल क्यों लेते हैं? फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि पता है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो पता है क्या होगा, हम लोग फिसल जाएंगे, हम लोग गिरते ही रहेंगे, हम लोग चल पाएंगे ही नहीं, है ना. तो हम लोग ईजिली वॉक क्यों कर पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, है ना. क्योंकि आपने देखा होगा रफ सरफेसेस पे हम लोग ईजिली वॉक कर पाते हैं कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेसेस के. नाउ नंबर सेकंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. तो जो ब्रेक्स जो हमारे होते हैं स्लो डाउन हो जाते हैं, या फिर जो हमारी चलती हुई बाइसिकल स्टॉप हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, है ना. क्योंकि अगर हम लोग कार चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं और अगर हमारे ब्रेक स्लो डाउन नहीं हुए या फिर ब्रेक नहीं काम करे, है ना, ब्रेक स्लो डाउन नहीं हुए तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकता है ना. और अगर हमें मूविंग बाइसिकल नहीं स्टॉप हुई तो भी एक्सीडेंट हो सकता है ना. तो ये तो एडवांटेज है भाई फ्रिक्शन करना. नंबर थर्ड एडवांटेज, वी कैन राइट विद आवर पेन ड्यू टू फ्रिक्शन. हम लोग अपने पेन से फ्रिक्शन की वजह से लिख सकते हैं ना. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? नंबर फर्स्ट, wears away of soles of our shoes take place due to friction. जो wears होते हैं वो सोल्स ऑफ शूज़ के जो हमारे वियर्स होते हैं वो इसलिए वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है. और जो हमारी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कम किस वजह से हो जाती है? फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि मशीन पर भी हर ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगती है इस यूनिवर्स में, है ना. तो मशीन पे भी लगेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है. मतलब हम लोगों के ऊपर भी, लिविंग बींग्स पे, नॉन लिविंग बींग्स पे, तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है ज़्यादा फ्रिक्शन लगने पर. नो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस. मतलब डेंसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक. D इज इक्वल टू M अपॉन V. अब डेंसिटी के SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसकी CGS यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक. अब हम बात करेंगे प्रेशर की. तो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर is a type of force which acts perpendicularly, means 90 डिग्री ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस. तो मतलब वो प्रेशर क्या होता है? 90 डिग्री पे जो वो फोर्स जो कि 90 डिग्री पे एक्ट करती है किसी यूनिट एरिया पे, किसी सरफेस की यूनिट एरिया पे, तो हमें उससे प्रेशर कहते हैं, ठीक है. और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. और हमारे जो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा. मतलब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक. वेयर एज प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा. अब व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमारी जो SI यूनिट है प्रेशर की वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब हमारी CGS यूनिट क्या है प्रेशर की? वो क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. अब हमारी दूसरी यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल. नाउ सम डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम प्रेशर की, मतलब एग्जांपल्स की बेसिकली. नंबर 1, द हैंडल्स ऑफ बैग, सीट केसेस etc. are made broad so that less pressure is exerted on the hand. जो जैसे कि हम लोग जाते हैं जब स्कूल या फिर बाकी बैग्स में, है ना, तो जो उनके हैंडल्स होते हैं और या फिर जो सूट केसेस के हैंडल्स होते हैं वो इसीलिए चौड़े बनाए जाते हैं, इसलिए ब्रॉड बनाए जाते हैं ताकि कम प्रेशर हैंड पे एग्जर्ट हो. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर एरिया इंक्रीज हो गया, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना. Number 2, buildings are provided with broad foundations so that the pressure exerted on the ground becomes less. हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बड़ी बड़ी फाउंडेशन से इसलिए हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि जो प्रेशर है वो ग्राउंड पे कम लग सके. क्योंकि हम पढ़ रखे हैं एरिया जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. नंबर 3 एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन सीमेंट और आयरन स्लीपर्स so that the pressure exerted by train could spread over the larger area and thus pressure decreases. जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो सीमेंट और आयरन स्लीपर्स पे इसीलिए बनाए जाते हैं
ताकि जो प्रेशर, जो क्योंकि बहुत पहली बात तो ट्रेन इतनी बड़ी होती है, उसके बाद वो प्रेशर भी इतना लगाती है, इतनी जल्दी जाती है, तो ताकि जो प्रेशर ट्रेन के द्वारा एग्जर्ट हुआ है वो बड़े एरिया तक फैले और प्रेशर डिक्रीज हो, ताकि रेलवे ट्रैक्स जो हमारे टूटे ना। ठीक है, और मैंने आपको इसीलिए ये सब बुक से करा क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है ना, और ये सब ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सीधा आपको बुक से दे दिया ताकि आप इसे पढ़ सकें, है ना। पिन्स, नीडल्स, वो तो मेरे नोट्स थे, मतलब आप वो भी पढ़ के आप इजीली समझ सकते हैं, और मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा। अब 4th एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। पिन्स, नीडल्स and nails are provided with sharp pointed ends to reduce the area and hence to increase the pressure। तो जो हमारे पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन वगैरह, और जो सुई वगैरह होती हैं, कील वगैरह होती है, उनके आपने देखोगे शार्प पॉइंटेड एंड्स होते हैं। क्यों? ताकि एरिया रिड्यूस हो सके, टू रिड्यूस द एरिया एंड हेंस टू इंक्रीज द प्रेशर, और ताकि प्रेशर इंक्रीज हो सके। नंबर 5, कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस टू रिड्यूस द एरिया। कटिंग टूल्स की क्या होती है? शार्प एजेस। फॉर एग्जांपल नाइफ हो गई, ब्लेड हो गई, एक्स हो गई, है ना, इन सब की क्या होती है? शार्प एज होती है। क्यों होती है? ताकि एरिया कम हो और ताकि कम फोर्स के साथ ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सके। ठीक है। नाउ नंबर 6th एग्जाम्पल, प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन when he is standing, because in case of walking the effective area is less। जो हमारा देखो प्रेशर जो है ग्राउंड पे जो लगता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा लगता है जब इंसान वॉक कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वॉकिंग के टाइम पे जो इफेक्टिव एरिया होता है वो लेस होता है, वहीं जब वो खड़ा रहता है तो इफेक्टिव एरिया ज़्यादा होता है, तो प्रेशर कम लग रहा होता है ग्राउंड पे। ठीक। नाउ नंबर 7th एग्जाम्पल है ना, depression is much more when a man stands on a cushion than when he lies down on it, because on standing case area is lesser than in case of lying। मतलब जब किसी कुशन पे एक इंसान खड़ा होता है तो क्या होता है? डिप्रेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव एरिया जो है हमारा कम होता है, वहीं जब वो लेट जाता है तो इफेक्टिव एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा प्रेशर कम हो जाता है, तो इतना डिप्रेशन नहीं होता है उस क्वेश्चन में, मतलब गड्ढा नहीं होता, मतलब नहीं, क्वेश्चन सॉफ्ट होते ना तो नीचे वो हो जाता है क्वेश्चन बेड ले लीजिए, है ना। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, द ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स टू क्रिएट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड सो दैट टायर्स डू नॉट सिंक इनटू कंपेरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड। जो ट्रैक्टर्स के मोटे मोटे टायर्स इसलिए होते हैं ताकि जो ग्राउंड पे कम प्रेशर लग सके, ताकि जो टायर्स हैं वो सॉफ्ट, जो फील्ड के सॉफ्ट ग्राउंड में सिंक ना करें, डूबे नहीं, है ना। ना प्रेशर इन फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में प्रेशर है ना, सारी लिक्विड्स और गैसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। और लिक्विड्स एंड गैसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और जो फ्लूइड्स होते हैं यानी कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक। जो वाटर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर के बॉटम में, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हाइट ऑफ इट्स कॉलम, उस कंटेनर की हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब वाटर की हाइट पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर है, और डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक, नहीं वाटर की नहीं, मतलब उस कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर के पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या? वो एक्सेलरेशन जो कि अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होता है। द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। ठीक, सम अमाउंट ऑफ गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर। जब कुछ अमाउंट ऑफ गैस कंटेनर में रखी जाती है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं, जो कि एक एयर प्रेशर या फिर गैस प्रेशर प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करेंगे बाइंड फोर्स की। An upward force which acts on an object when it is immersed in a liquid।
इज कॉल्ड बायन फोर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट। एक अपवर्ड फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, मतलब नीचे से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगती है फोर्स, ताकि ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाए, जब वो इसे लिक्विड में डाला जाता है तो उसे बायन फोर्स कहते हैं, और इसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पीस ऑफ कॉर्क को हमने सरफेस ऑफ वाटर में डाला, और जब हम लोग अपने थंब से उस पर प्रेशर लगाएंगे तो कॉर्क इमीडिएटली राइज अप हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये बाइंड फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि बाइंड फोर्स उसको ऊपर प्रेशर लगा रही है कि तुम ऊपर जो, जबकि हम नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्यों ऊपर आ गया? बाइंड फोर्स की वजह से, है ना। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड, there are three conditions of floating and sinking of objects. these are 3 कंडीशन होती हैं ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की या फिर सिंक करने की। ये क्या क्या होती हैं? नंबर फर्स्ट, इफ द बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट exerted by the liquid is less than the weight of the object will sink in the liquid. अगर बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट जो कि लिक्विड पे लग रही है, जो कि ऑब्जेक्ट पे लग रही है लिक्विड के द्वारा, अगर वो क्या है, कम है ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक। मतलब अगर वेट ज़्यादा है और अपथ्रस्ट कम है, मतलब बाइंड फोर्स कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। वहीं अगर बाइंड फोर्स हमारी जो वेट के इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, मतलब वो लिक्विड में सबमर्ज होके फ्लोट करेगा, है ना। और वहीं अगर बाइंड फोर्स हमारी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा लिक्विड से, है ना, लिक्विड के ऊपर आ जाएगा और फिर बहेगा और फिर फ्लोट करेगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एयर इन आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज देयर एज वेट। जो हमारी एयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है अर्थ की सरफेस से। क्यों? क्योंकि एयर का वेट होता है, ठीक। हमारे एटमॉस्फेरिक बात बता रहे हैं। The whole atmosphere contains a tremendous amount of weight, which in turn exerts a pressure on the surface of the earth, and this pressure is known as atmospheric pressure. हमारा जो होल एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जो हमारा अर्थ का, वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वेट लिए है ना, तो वो क्या जो, और जिसकी वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट करता है अर्थ की सरफेस पे, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। On the surface of the earth, the atmospheric pressure is maximum at the sea level. और अर्थ की सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो कॉलम ऑफ एयर होता है अर्थ के ऊपर, वो लार्जेस्ट होता है सी पे, और जो मैग्नीट्यूड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सी लेवल पे, वो क्या होता है? 101.3 किलो पास्कल, जो कि 10 एलिफेंट्स के वेट के इक्वल होता है ईच ऑन, और 1 मीटर स्क्वायर ही पे खाली 101.3 किलो पास्कल होता है। तो सोचो बाकी कितने मीटर स्क्वायर होता है ना। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ लिया कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एयर का हमारा मैग्नीट्यूड है वो कम है, एयर कॉलम हमारा कम है ना। इट इज़ बिकॉज, और ऐसा क्यों होता है? क्यों ऊपर जाने पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है? क्योंकि जो वेट होता है एयर का वो हमारे ऊपर डिक्रीज होता जाता है ना, इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है टॉप पे, इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्पेशली माउंटेनियर्स हैं, वो जब माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। वहीं जब वो हमारे प्लेन्स में होते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक डिवाइस आती है बैरोमीटर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम करती है, ठीक है। नोट, समटाइम्स द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज मिलीमीटर ऑफ Hg। कभी कभी जो प्रेशर है वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस पे कितना होता है? सी लेवल पे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और 0.76 मीटर ऑफ Hg, ठीक है।
Thank you for watching my video. If you found my video supportive, then please do like, subscribe my channel, and also comment your task and tell me that whether the video was supportive for you or not. And please subscribe my channel. Thank you.